नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम की सीरीज में आज फिर से हाजिर हैं आप सभी के समक्ष। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का फिर से। आज का पहला प्रश्न है, कंपाला घोषणा पत्र का संबंध किससे है? अफ्रीकी देशों से, एशियाई देशों से, यूरोपीय देशों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध किससे है? अफ्रीकी देशों से है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके व्याख्या को देखें तो अफ्रीकी नेताओं ने कृषि में बदलाव के लिए कई नई कंपाला घोषणा पत्र और 10 वर्षीय रणनीति अपनाई है। तो ये किससे संबंधित है? कृषि में बदलाव के लिए और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है कंपाला घोषणा पत्र। और कहाँ पर? ये अफ्रीका में। यह निर्णय युगांडा के कंपाला में आयोजित व्यापक अफ्रीका कृषि विकास कार्यक्रम यानी CAADP पर अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन में लिया गया है। इसमें अफ्रीकी संघ ने एक नई कृषि विकास रणनीति अपनाई है, जिसके तहत महाद्वीप में 2035 तक अपने कृषि खाद्य उत्पादन में 45% की वृद्धि करने का लक्ष्य है। यानी 2035 तक जो है कृषि खाद्य उत्पाद जो है कितना परसेंट बढ़ाने का लक्ष्य है? 45%। यानी जो अभी उनका खाद्य उत्पाद है उसमें 45% बढ़ाने का लक्ष्य है 2035 तक। इस घोषणा पत्र में अफ्रीकी संघ के राष्ट्राध्यक्षों ने बताया कि 2050 तक अफ्रीका की आबादी 2.5 यानी 2.5 बिलियन लोगों तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वैश्विक आबादी 9.8 बिलियन 9.8 बिलियन लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी हमारी जो वैश्विक जनसंख्या है वो 9.8 बिलियन हो जाएगी। यह घोषणा 2026 से 2035 तक अफ्रीका की कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। क्योंकि जब 2.5 बिलियन लोग हो जाएंगे अफ्रीका में, तो उनको खाद्य आपूर्ति भी तो करनी है। तो उसके संबंध में ये 10 साल का घोषणा पत्र है, कंपाला घोषणा पत्र। घोषणा पत्र मालाबो घोषणा पत्र का उत्तराधिकारी है, जिसका कार्यान्वयन काल इस वर्ष समाप्त हो रहा है। तो पहले कौन सा घोषणा पत्र लागू था? मालाबो घोषणा पत्र, जो इस साल के अंत तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कंपाला घोषणा पत्र लागू होगा। अफ्रीका में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 50% की कमी आएगी इस घोषणा पत्र से। अब देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC शॉर्ट फॉर्म में जिसे बोलते हैं। यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को कम करने के लिए एक वैश्विक पर्यावरण संधि है। इसे आधिकारिक तौर पर 1952 में अनुमोदित किया गया था। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन और रियो सम्मेलन, ये अन्य नाम से जाने जाते हैं। इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय कौन है? पक्षकारों यह निकाय जो है पक्षकारों का सम्मेलन कॉप है। यानी जो निर्णय लिया जाता है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में लिया जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कॉप बोलते हैं। यह वार्षिक बैठकें आयोजित करता है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रकृति का आकलन करता है। कौन? UNFCC। वर्ष 1983 में भारत UNFCC का एक पक्षकार बना। तो भारत कब पक्षकार बना UNFCC का? 1993 में, 93 में, सॉरी मैंने 83 बोल दिया था। यह
21 मार्च 1954 को लागू हुआ। इसके तहत पार्टियों का पहला सम्मेलन कॉप 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित किया गया था। कॉप 29 जो अभी फ़िलहाल में हुआ अजरबैजान के बाकू में, उसमें कुछ जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अजरबैजान जो है काकेशस क्षेत्र में स्थित एक गणराज्य है। यह पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच में बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से यह एशिया का ही हिस्सा ही है। ठीक है, तो ये अजरबैजान की लोकेशन है। आप देख सकते हैं ये अजरबैजान है। इसकी सीमा पूरब में कैस्पियन सी से लगती है और ये रहा बाकू। यहीं पर कॉप 29 की बैठक हुई थी। और इसकी सीमा किससे लगती है? रसिया, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा बिग बाय क्या है? तो क्या यह चमगादड़ है, मकड़ी है, लोमड़ी है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह एक मकड़ी है। आइए इसके बारे में देखते हैं। वैज्ञानिकों ने बिग बाय नामक एक नई मकड़ी प्रजाति की खोज की है। गौरतलब है कि यह दुनिया की सबसे जहरीली और खतरनाक मकड़ियों में से एक है। सिडनी फनल वेब मकड़ी की एक बड़ी तथा अधिक विषैली प्रजाति है। ये जो मकड़ी है इसे आप देख सकते हैं। इसे पहली बार वर्ष 2000 के दशक के प्रारंभ में केन क्रिस्टेंसन द्वारा खोजा गया था। इस प्रजाति का नाम स्ट्रेक्स क्रिस्टेंसेनी रखा गया है। इन्हीं के नाम पर ये नामकरण हुआ है। यह मकड़ी अपने गहरे काले या भूरे रंग और मजबूत शरीर संरचना के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है। इस मकड़ी का मुख्य निवास स्थान नमी युक्त जंगल, गहरे बिल और चट्टानों के बीच होता है। इसका नाम इसकी विशाल कदकाठी और प्रबल जहर क्षमता के कारण दिया गया है। इसका जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन होता है, यानी जो हमारी न्यूरोट्रांसमिशन है, नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है यह। ठीक है, इस मकड़ी का जहर मानव शरीर में घुलते ही कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है। इसमें अत्यधिक दर्द, मांसपेशियों का ऐंठन, सांस लेने में कठिनाई और कभी कभी दिल का दौरा भी पड़ सकता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर होगा? दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर होगा? तो तेलंगाना में होगा। तो आइए देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी। इस बोर्ड का पहला अध्यक्ष जो है पल्ले गंगा रेड्डी को नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? निजामाबाद, तेलंगाना में स्थित होगा। बता दें कि यह बोर्ड निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें शामिल है हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास पर जोर देना, हल्दी की पैदावार में सुधार करना और नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज तथा गुणवत्ता और सुरक्षा मानक में सुधार करना। वहीं बोर्ड का एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हल्दी उत्पादन और निर्यात के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है। तो कौन से कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है, गलत कौन सा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 13 जनवरी को नहीं, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यह स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। तो ये हमारा सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? केवल एक। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके व्याख्या को।
राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस अपनी असीमित क्षमता को स्वीकार करने, उत्सव मनाने और दोहन करने का क्षण है। स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 11 से 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। प्रतिभागी इसमें प्रौद्योगिकी स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कृषि सहित भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुतियां देंगे नहीं दिए। ठीक है। 1972 में आरंभ किया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। NYKS दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठन, राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं, 1972 में आरंभ किया गया। NYKS दुनिया का सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य युवाओं के व्यक्तित्व का विकास करना है। अब जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह रामकृष्ण परमहंस के एक मुख्य शिष्य और भिक्षु थे। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का परिचय पश्चिमी दुनिया को कराया था। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वह देश किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी युवा जागरूक हों और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हों, जो उनका उद्देश्य है उसके प्रति डेडिकेटेड हो, तो वह देश जो है अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विवेकानंद ने युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए भी प्रेरित किया था। स्वामी विवेकानंद ने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जिसके माध्यम से विद्यार्थी की आत्मोन्नति हो, यानी उसकी खुद की उन्नति हो, जो उसके चरित्र निर्माण में सहायक हो सके। इन्होंने वेदांत दर्शन के बारे में भी बताया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस मिशन ने भारत में शिक्षा और लोकोपकारी कार्यों जैसे आपदाओं में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तथा जनजातियों के कल्याण पर बल दिया। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में BCCI सचिव पद पर देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। देवजीत सैकिया ने आशीष सेलार की जगह ली है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो जो अभी BCCI के सचिव जो थे वो कौन थे? वो जय शाह थे। जय शाह जी थे। ठीक है। और अब इनको जो है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो ये अध्यक्ष बन गए हैं इसके। तो ये पद खाली हो गया यहाँ पर, सचिव का पद। तो उन्हीं के जगह पर जो है देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। तो ये कथन हमारा सही है। देवजीत सैकिया ने आशीष सेलार की जगह ली है। तो जी नहीं, आशीष सेलार की जगह नहीं ली है, ये जैसा की जगह ली है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक।
इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की एक स्पेशल जनरल मीटिंग में 12 जनवरी को नया सचिव बनाया गया है। देवजीत सैकिया ने जय शाह की जगह ली है, जो अब आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। देवजीत सैकिया ने विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में 1990 से 1991 के बीच असम के लिए 4 प्रथम श्रेणी मैचों में भाग लिया था, जहां उन्होंने कुल 53 रन बनाए, जो कि 8.83 की औसत से कम थे। उनका उच्चतम स्कोर 54 था। उन्होंने इस दौरान 8 कैच और 1 स्टंपिंग भी किए थे। इसके अतिरिक्त सैकिया असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक क्रिकेट क्लब के महासचिव भी रह चुके हैं। 2016 में सैकिया एसीए के उपाध्यक्ष बने व साल 2019 में उन्हें एसीए का सचिव चुना गया। 2022 में उनकी बीसीसीआई में एंट्री हुई और वह संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बीसीसीआई और आईसीसी में हम लोग थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। तो आईसीसी जो है क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली वैश्विक संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। तो इतना है, हमें जानना काफ़ी है। कभी और हम देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में जान लेते हैं, यानी बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई तो इसकी स्थापना जो है 10 दिसंबर 1927 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई और बीसीसीआई एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई थी। यानी अधिनियम बाद में आया और इसकी स्थापना पहले हो गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे R.E. ग्रांट गोवन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा सही उत्तर मध्य प्रदेश है। देश में युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और बेहतर शिक्षा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार एक बेहद शानदार योजना पार्थ योजना का संचालन कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया। इस स्कीम के तहत युवाओं को सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री का ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें युवाओं की फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर परीक्षा की तैयारी तक करवाई जाएगी। पार्थ योजना से तात्पर्य पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, पार्थ PARTH। तो इससे तात्पर्य क्या है? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, इसका पूरा नाम है। इस योजना को लेकर किसी भी प्रकार का बजट नहीं बनाया गया है, बल्कि जो युवाओं से जो फीस मिलेगा उसी से इस स्कीम का संचालन किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ? 1.4 डिग्री सेल्सियस, 1.6 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस या 1.3 डिग्री सेल्सियस। तो कितना दर्ज किया गया है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S के अनुसार वर्ष 2024 में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के निशान को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया है। वर्ष 2024 में औसत वार्षिक वैश्विक वर्ष यहाँ पर होगा। वर्ष 2024 में औसत वार्षिक वैश्विक तापमान वर्ष
तापमान पूर्व औद्योगिक समय यानी 1850 से 1900 की अवधि का औसत की तुलना में डिग्री सेल्सियस अधिक है। कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस। कापरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा का उद्देश्य यूरोपीय संघ का एक प्रमुख कार्यक्रम C3S जलवायु परिवर्तन की निगरानी एवं अनुकूलन के लिए व्यापक जलवायु डेटा उपकरण और सेवाएं प्रदान करता है। उपग्रह और इन सीटू डेटा के आधार पर यह तापमान प्रवृत्तियों, समुद्र तल में परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस सांद्रता सहित वैश्विक तथा क्षेत्रीय जलवायु जानकारी प्रदान करता है। कौन? कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज। कृषि, ऊर्जा, जल प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में नीति निर्माण जोखिम का आकलन भी करता है और जलवायु लचीलापन योजना का समर्थन करता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ वर्ष 2024 वैश्विक तापमान रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष था, जिसने वर्ष 1800 को पीछे छोड़ दिया है। यह वर्ष 1850 से 1900 के वर्ष 1900 के तापमान के अनुमान से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिसे पूर्व औद्योगिक स्तर माना जाता है। तो कितना अधिक था? 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। और औसत कितना था? 1.5। अब हमें यहाँ पर पेरिस समझौता भी जान लेना चाहिए। पेरिस समझौता क्या कहता है, ये भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यदि कम शब्दों में कहा जाए तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की थी। तो ये बैठक कब हुई थी? 2015 में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है। पेरिस समझौते के तहत क्या लक्ष्य तय किए गए थे? तो पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान को इस सदी के अंत तक, यानी ये जो सदी चल रही है 21वीं सदी, इसके अंत तक औद्योगिकरण के पूर्व के समय के तापमान के स्तर से 2 डिग्री यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होने देना है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। औद्योगिकरण के पूर्व के समय के तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होने देना है। तो इसको लेकर के क्वेश्चन बन जाते हैं कि पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या था, तो ये ऑप्शन में देता है। इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, ध्यातव्य है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को ग्रीन हाउस गैसों के अपने उत्सर्जन को कम करना होगा। आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो डायमंड नोटिस, येलो नोटिस, सिल्वर नोटिस या रेड नोटिस? तो पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस। तो इंटरपोल ने सीमा पार छिपाई गई अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिए प्रायोगिक परियोजना के तहत अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। तो फर्स्ट टाइम ये जारी किया है। भारत भी इस परियोजना में भागीदार है, तो भारत भी इसमें शामिल है। इंटरपोल ने एक बयान में कहा कि उसने इटली के अनुरोध पर, किसने अनुरोध किया था? इटली ने पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है, जिसमें एक माफिया की संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी गई है, यानी काले धन के बारे में जानकारी मांगी गई है। यह पायलट परियोजना में
भारत सहित 52 देश शामिल हैं, 52 देश शामिल हैं, जिनमें लगभग एक विशाल भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं और पात्रों में काफी मात्रा में काला धन स्थानांतरित किया गया है। सिल्वर नोटिस इटली के अनुरोध पर जारी किया गया था, जिसमें एक वरिष्ठ माफिया सदस्य से संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। इस नोटिस द्वारा धोखाधड़ी, पर्यावरण अपराध और शराब, नशे की लत जैसे आपराधिक प्रावधानों से जुड़े दस्तावेजों का पता लगाया जाएगा। तो ये सब इसके तहत हमें पता चलेगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत देश आपराधिक क्रिटिकल से संबद्ध संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। लियोन स्थित इंटरपोल 8 प्रकार के रंग केंद्रित नोटिस संचालित करता है, जो सदस्य देशों को विशिष्ट प्रकार की जानकारी का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है। तो इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ष 1923 में सुरक्षित सूचना साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया था, जो विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रहण और प्रसार के माध्यम से विश्व भर में पुलिस बलों की आपराधिक जांच की सुविधा प्रदान करता है। तो ये इंटरपोल जो है अपराधियों की जांच की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। इंटरपोल के सदस्य देशों की संख्या 195 है और भारत जो है 15 अक्टूबर 1949 को इसका सदस्य बना। यह विभिन्न क्षेत्रों में अपराधियों और पुलिस के रडार के तहत आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखता है और उन पुलिस बलों को सुझाव देता है जिन्होंने या तो इंटरपोल की सहायता मांगी है या जो उसके पास उपलब्ध विवरणों से लाभान्वित हो सकते हैं। इसका उद्देश्य आपराधिक पुलिस बलों के बीच व्यापक संभव पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है। इंटरपोल के साथ किसी देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सभी संपर्क देश के सर्वोच्च जांच निकाय के माध्यम से होते हैं। अब ये जो है इंटरपोल द्वारा ये नोटिस जारी किए जाते हैं, जैसे कि रेड नोटिस। सॉरी, पेन काम नहीं कर रहा है। हाँ, चलिए। तो इंटरपोल द्वारा ये विभिन्न प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं। तो पहला है रेड नोटिस, वांटेड पर्सन के लिए जारी होता है, यानी इसे जो सज़ा दिलाने हेतु या जो वांटेड व्यक्ति होते हैं उनका पता लगाने और गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। दूसरा है येलो नोटिस। येलो नोटिस ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो गुमशुदा होते हैं और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी पहचान बताने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए जो है येलो नोटिस जारी किया जाता है। ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी अतिरिक्त जो है जानकारी मांगी जाती है। तो इसे किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए जारी किया जाता है, स्थान का पता लगाने या उनकी गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस क्या है? अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, इसे अज्ञात शवों के संबंध में सूचना जो है प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। बोलते हैं ना कि लावारिस बॉडी है, तो उसके लिए जो है ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस क्या होता है? इसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी देने हेतु जारी किया जाता है जिन्हें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है। वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑरेंज नोटिस, ऑरेंज नोटिस इसे किसी घटना या व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देने के लिए जारी किया जाता है जो सार्वजनिक सूचना के लिए गंभीर और तत्काल खतरा पैदा करते हैं। तो इमिनेंट थ्रेट, तत्काल जो खतरा पैदा करते हैं उनके लिए ऑरेंज नोटिस जारी करते हैं।
एक होता है पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस जो है अपराध करने के तरीकों, उपकरणों और छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी मांगने या प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है पर्पल नोटिस है। इंटरपोल अनसिक्योर्ड काउंसिल स्पेशल नोटिस, ये जो है जारी करता है। आइए अगले बिंदु की ओर देखें। तो इंटरपोल की तरह ही भारत पोल भी अभी हाल ही में जारी किया गया है। ये सीबीआई द्वारा विकसित यह पोर्टल है। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी देने यानी एट ए टाइम यानी सही समय पर सटीक जानकारी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है तथा यह पिछली प्रणाली को प्रस्थापित करता है जिसमें केवल सीबीआई को यह पहुंच प्राप्त थी। अब जो है राज्य की एजेंसियां भी इसके साथ जुड़ जाएंगी। भारत पोल साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से समन्वित करता है। यह पोर्टल रेड नोटिस तथा अन्य इंटरपोल नोटिसों से संबंधित कार्रवाई को तेज करेगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए अपराधों से निपटना सरल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा भारत पोल। किसने विकसित किया है? सीबीआई ने, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो तमीम इकबाल, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स और अरशद नदीम। तो किसे सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया गया है? नीरज चोपड़ा जी को। किसके द्वारा? अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। अमेरिकी पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 2020 होगा, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा, पड़ा नहीं, चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया गया है। पत्रिका ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है। तो दूसरा स्थान किसका है? एंडरसन पीटर्स। यह पत्रिका 1948 में प्रकाशित हुई थी। वह खुद को खेलों की बाइबिल मानती है। वह हर साल विश्व और अमेरिकी रैंकिंग प्रकाशित करती है। वहीं नीरज चोपड़ा की 2024 की पहली प्रतियोगिता मई में दोहा डायमंड लीग, जहां वह चेकिया के जैकब वडलेज के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्होंने जून में फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी गेम्स और भारत में आयोजित नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। नीरज चोपड़ा ने लाजेन डायमंड लीग में 84.44 मीटर का अपना करियर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल किया और सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित डायमंड लीग फाइनल में 2024 सीजन का समापन किया। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, चराईदेव मोइदम कहाँ पर स्थित है? तो चराईदेव मोइदम जो है असम में स्थित है, मणिपुर में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हमारा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखें तो 1228 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित अहोम साम्राज्य ने 600 वर्षों तक अपनी प्रभुता बरकरार रखी। छोंगलू सूकपा
13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। छोंगलू सुकफा की नाम याद रखिएगा कि 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। अहोम ने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया। अहोम शासकों का इस भूमि पर नियंत्रण वर्ष 1826 की यांडाबू की संधि ट्रीटी ऑफ यांडाबू होने तक था। चराईदेव मोइदम असम में ताई अहोम समुदाय की उत्तर मध्यकालीन 13 से 19वीं शताब्दी टीला दफन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। यह अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को प्रतिष्ठापित करता है, जिन्हें उनकी सामग्री के साथ दफनाया जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया और चराई देव के मोइदम में दाह संस्कार की हड्डियों राख को दफनाना शुरू किया। अब तक कुल 386 मोइदाम में से अहोमों के टीले दफन परंपरा के चराई देव में 90 शाही समाधि सुव्यवस्थित ढंग से संरक्षित हैं। 386 मिले, उसमें से 90 जो है शाही समाधि हैं, वो सुरक्षित ढंग से संरक्षित हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले और पूर्ण उदाहरण हैं। और ये जो चराई देव मोइदम है, भारत के 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है और पिछले वर्ष ही शामिल हुआ था। ये दफन टीले, जिन्हें मोइदम कहा जाता है, शाही परिवार के सदस्यों की कब्रगाहें हैं। इन मोइदम को उनके अनोखे स्थापत्य शैली, मिट्टी और ईंटों की संरचना और धार्मिक प्रतीकों के लिए जाना जाता है। क्या फिगर देखना चाहेंगे? तो ये है फिगर, उसका जो टीले बनाए जाते हैं, कब्रगाह बनाए जाते हैं शाही परिवारों के। ये है चराई देव मोइदम का टीला, जो कि एक कब्रगाह के रूप में असम में अवस्थित है। और ये किससे संबंधित है? अहोम राजवंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1622 को जन्मे बोरफुकन को 1671 में सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें मुगल सेना के असम पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया था। सराय घाट की लड़ाई 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ी गई थी। इसे एक नदी पर सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों पर अहोम की जीत हुई थी। तो ये बोरफुकन जो है, जो 1671 में सराय घाट की लड़ाई लड़े थे, वो अहोम राज को बचाने में सफल रहे थे। तो ये अहोम राज से संबंधित है। कौन? सराय घाट की लड़ाई जो 1671 में हुई थी। तो ये हमें याद रखना चाहिए। एक्स्ट्रा पॉइंट कल हम लोग भूल गए थे। भूल क्या गए थे? थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं डाले थे। आज देखते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो ये माल्थस साहब थे, जो कि अंग्रेज राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 1766 को हुआ था और 1834 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने जो जनसांख्यिकी के संबंध में जो सिद्धांत दिया, वो सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो है, उनके जनसंख्या विषयक निबंध एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो 1798 में स्पष्ट किया था, यानी प्रकाशित किया था, दिया था, एक तरह से निराशावादी सिद्धांत था। उनका कहना था कि मनुष्यों की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन, विशेष रूप से भोजन, लेकिन कपड़ा और अन्य कृषि आधारित उत्पाद भी बढ़ सकते हैं। इसलिए मनुष्य सदा ही गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया गया है, क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या की वृद्धि से पीछे रहेगी।
तो यहाँ पर मनुष्य सदा ही गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया गया है। इसी को लेके क्रिटिसाइज किया जाता है इनको। ठीक है, इनका मानना था कि जो जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन है गुणोत्तर विधि रूप से बढ़ती है, यानी ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। 2 से 4 हो जाती है, 4 से 8 हो जाती है, 8 से 16 हो जाती है, 16 से 32 हो जाती है। मतलब इसी तरीके से बढ़ती जाती है। 32 से 64 हो जाएगी, 64 से 128 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो वहीं कृषि उत्पादन यानी खाद्य उत्पादन जो है, इसकी वृद्धि जो होती है गणितीय या समांतर रूप से बढ़ती है। तो गणितीय रूप से यहाँ पर वही चीज़ दे दिया है, लेकिन ये गलत दिया है। 1 होगा, 2 होगा, ये चलिए मिटा देते हैं यहाँ पर, यहाँ हम इसको लिख देते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। मतलब गणितीय रूप से ये बढ़ते जाती है क्रमवार। ठीक है, चूंकि जनसंख्या की वृद्धि की दर भरण पोषण के संसाधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से सदा आगे रहती, इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। तो ये माल्थस का मानना था कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए ताकि समृद्धि आ सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जनसंख्या अगर बढ़ती है तो वो हमारे लिए लाभकर भी होता है, क्योंकि जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है वो अच्छा खासा होता है, और जनसंख्या लाभांश का हम बेहतर तरीके से लाभ उठा पाएँ तो हम अपने देश को या किसी भी समाज को आगे हम ले जा सकते हैं। और इनकी आलोचना बहुत सारे विचारकों ने की है, जिसमें मार्क्स कहता है कि जो है संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए, तो वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो बहरहाल ये मुद्दा फिर कभी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए, और आप सभी से गुजारिश रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करें, और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, आगामी एग्ज़ाम को लेकर के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उनके भी तैयारी में हम कुछ योगदान दे सकें। और आप और क्या चाहते हैं इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताने का कष्ट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। फिर से मिलते हैं किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।